हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। आज हम लोग जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे थे, मींस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे, उसी कड़ी में हम लोग आज अगली सीरीज को स्टार्ट करते हैं, अगले वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा आज का वर्ड है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब बेटा क्या होता है, सिंपल सा आप लोग जान जाओ। एक तरीके से क्या होता है, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो सामने वाले के द्वारा आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट की गई होती है, उसको जिसने समय के बाद वो कहा है उसको आपको पे करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। सर्टेन अमाउंट आफ्टर सर्टेन टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे उसको पे ऑफ करना आपको कंपलसरी होता है। अगर आप उसको पे नहीं करते तो आपके ऊपर फाइन के रूप में चार्ज किया जाता है। और हाँ, अगर उसके बाद भी आप नहीं करते तो वो क्या कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को वो क्या कर अंडरटेक कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशन और डेब्ट टू पे आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज लायबिलिटीज। इसको हम लोग इसके नाम जानते हैं, लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मैंने वही बात बताया। देखो, ऑब्लिगेशन या डेब्ट, ऑब्लिगेशन आप लोगों को बताया। डेब्ट का मतलब क्या होता है कि अभी डेब्ट का मतलब होता है डेब्टर से नहीं बेटा, डेब्ट मैं बोल रहा हूँ। डेब्ट का मतलब कि अभी ये किसकी लायबिलिटीज है, बिजनेस की लायबिलिटीज है। मीन्स बिजनेस में पैसे की नीड होती है, कोई भी बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, बड़े और हमारा बिग बिजनेस होगा, एक लार्ज लेवल पे बिजनेस होगा, सभी बिजनेस को फाइनेंशियल नीड होती है। वो फाइनेंशियल नीड मीन्स बाहर वालों से पैसे लेते हैं, और उसी को हम लोग इसके नाम से जानते हैं। जो भी हमारे उसके बीच में रिलेशन, जो उसको हमको पेमेंट देता है, तो उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं, डेब्ट के नाम से जानते हैं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि मुझे उसको पेमेंट आफ्टर सम टाइम के बाद करना कंपलसरी होता है, और ऐसा अदरवाइज नहीं कि वो मेरी इच्छा के ऊपर नहीं कि मैं उसको करूं या ना करूं। ठीक है, यहाँ पे उसको पे ऑफ करना कंपलसरी होता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं टू पे आफ्टर सम टाइम इन अ फ्यूचर, उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं, लायबिलिटीज के नाम से होते हैं। लायबिलिटीज मेरे कितने प्रकार होते हैं बेटा, टू टाइप्स के होते हैं। एक इंटरनल लायबिलिटीज और एक क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब इंटरनल होता है ऑल अमाउंट्स विच एंटिटी हैज बीन टू पे ऑनर, किसको, ऑनर मीन्स प्रोपराइटर, या इसको बोल सकते हो पार्टनर्स या शेयर होल्डर्स। की लायबिलिटीज का मतलब हो गया कि कोई भी बिजनेस एंटिटी है जो क्या करती है, पे करती है। किसको पे ऑफ करना, पे करना होता है, टू पे इन फ्यूचर्स में किसको पे करना होता है, किसको, ऑनर को, और किसको, ऑनर में आपके क्या हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर हो सकता है, या हमारे कौन हो सकते हैं सोल प्रोप्राइटर के साथ साथ मैंने ये बताया था कि पार्टनरशिप फॉर्म की कंडीशन में पार्टनर्स और कंपनी कंडीशन शेयर होल्डर को कोई भी पे करने का अमाउंट बाकी रह जाता है कंपनी के पास में, उसी को हम लोग इसके नाम देते हैं इंटरनल। मीन्स इन पार्टीज को, ऑनर्स को अगर पे ऑफ करने की कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन बाकी है तो उसको हम लोग इसके नाम जानते हैं बेटा, इंटरनल लायबिलिटीज के नाम जानते हैं। अदरवाइज ऑनर के अलावा कोई भी आउटसाइडर पर्सन होगा और जिसकी लायबिलिटीज इंटरप्राइजेस को पे ऑफ करना होता है, उसको हम लोग इसके नाम से जानते हैं बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। ऑल अमाउंट विच टू पे बिजनेस एंटिटी हैज बीन टू पे इन आउटसाइडर पर्सन। आउटसाइडर पर्सन का मतलब कि अदर लायबिलिटीज या आउटसाइड लायबिलिटीज के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, अदर लायबिलिटीज बोलो या आउटसाइड लायबिलिटीज के नाम जानते हैं कि ये बाहर वालों की लायबिलिटीज है। मीन्स जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी लायबिलिटीज नहीं है। अब देखो बेटा, जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया उसकी लायबिलिटी जो होती है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, और जो बाहर के पर्सन होंगे, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये मेरी एक क्या होगी, बिजनेस होगा, ये मेरा क्या होगा बेटा, बिजनेस है। अब इस बिजनेस में जो फर्स्ट पर्सन पैसा क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। जो फर्स्ट पर्सन पैसा इंट्रोड्यूस किया तो उसने जो पैसा लगाया उसको मैंने किस नाम से बताया था आप लोग को, कैपिटल के नाम से बताए थे। क्या किए थे, इसने इस बिजनेस में सपोज करो कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया बेटा, 1 लाख। अब इसी 1 लाख से वो मटेरियल ले आएगा, इसी 1 लाख का प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस कर तो फिर इसी में से चीजों को क्या करेगा, वो लोगों को, बाहर वालों को सेल करेगा। कभी जरूरत पड़ा सेल की जगह पे बाहर वालों का इन द सेंस आप किससे बेटा, बैंक से, पब्लिक से, अगर वो क्या किया, टेकन लोन या बाहर या किसी सप्लायर से गुड्स को ले आ लिया, इससे बेटा सप्लायर से किसी से गुड्स ले लिया
तो ये सबके प्रति भी उसकी क्या हुई, लायबिलिटीज क्रिएट हुई। लेकिन ये पर्सन क्या कहलाएंगे, बाहर का, मतलब ऑनर और बिजनेस के बीच का जो रिलेशन होता है वो अंदर का रिलेशन होता है। इंटरप्राइजेस एंड आउटसाइड एनी पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइडर्स पर्सन कहलाते हैं। उसी को हम लोग किसके नाम लेते हैं, इनका अगर कुछ बाकी रहेगा तो उसको लोग इंटरनल लायबिलिटीज, और इसका जब बाकी रहेगा। और आप बेटा बिजनेस में आप लोग जानते हो कि जस्ट लाइक आप एक एजम्पशन लेके चलना कि ये मेरा क्या है, बिजनेस जस्ट लाइक अपने आप को समझो, बिजनेस क्या होगा बेटा, एक सन हो गया, सन मतलब लड़का, और ये कौन हो गया बेटा, पेरेंट। कौन हो गया, पेरेंट्स। ये हमारे कौन हो गए बेटा, माता पिता। ये मेरे कौन हो गए बेटा, माता पिता। मीन्स की जो जन्म दिया उसकी लायबिलिटी से, जस्ट लाइक अपने आप को बिजनेस, एकदम बिजनेस क्या है, आप अपने आप को समझना। और आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, एक जो पेरेंट्स वही आपके क्या हो जाएंगे, ऑनर। आप में वो भी क्या करते हैं, धीरे धीरे पैसा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि फ्यूचर्स में वो जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप सबके दायित्वों से बच सकते हो, बट जो मम्मी पापा के प्रति जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अब देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंट है बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप बच भी सकते हो, आपके ऊपर कोई केस नहीं करेगा। मम्मी पापा को आप निकाल देते हो, देखते हो ओल्ड एज रूम में भेज देते हो और उनकी सेवा नहीं करते हो। जब उनका काफी समय बीत जाता है, जब बुढ़ापे की अवस्था आती है तो आप उनकी सेवा नहीं करते हो, तो उसके ऊपर आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, उसको करना आपको कंपलसरी नहीं होता। बट बिजनेस में जो लायबिलिटीज होती है उसको पे ऑफ करना कंपलसरी होता है, इस बात को ध्यान देना। तो ऐसे जैसे भी यहाँ जो रिलेशन बेटा वैसे ही बिजनेस होता है, बट इसको क्या आपको पे ऑफ करना कंपलसरी होता है। तो वैसे ही ये बिजनेस में कुछ भी लगाता है तो इसके बीच के अंदर की बात होगी, और जब बाहर वालों से कोई देखा तो वो क्या कहलाता है, आउटसाइडर। तो वो हमारे क्या होता है बेटा, इसने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया। सपोज तो इसने बिजनेस में कितना लगाया, 1 लाख लगाया बेटा। 1 ईयर बाद, आफ्टर 1 ईयर के बाद बिजनेस में प्रॉफिट कितना हो गया बेटा, 10,000। कितना प्रॉफिट हुआ, 10,000। 1 ईयर में कितना, 10,000। अब ये टोटल 10,000 चाहे तो निकाल के खा सकता है, लेकिन इसने क्या किया, 10,000 पूरा नहीं निकाला। इस 10,000 में से 4,000 6,000 बिजनेस में रहने दिया, 4,000 इसने क्या किया, विथड्रॉ कर लिया। 4,000 निकाल कर अपने पर्सनल यूज को चीज लिया, 6,000 बिजनेस में छोड़ दिया। तो अब इस पर्सन का जो ये ऑनर है, ऑनर का बिजनेस का पैसा कितना लगा हुआ है, पहले 1 लाख लगा था, अब और 6,000 उसका प्रॉफिट छूट गया। तो इसी को हमने क्या बोला है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट अभी तक बांटा ही नहीं गया है, ऑनर अपने आपस निकाला। और बिजनेस में क्यों छोड़ता है, क्योंकि फ्यूचर्स में डेवलपमेंट करने के लिए, फ्यूचर में प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए, फ्यूचर्स में बिजनेस को एक्सपेंड करने के पर्पज के लिए वो पूरी प्रॉफिट को निकाल के खा नहीं जाता। उस पूरी प्रॉपर्टी को निकाल के यूज अपने पर्सनल में नहीं करता, वो बिजनेस में ही छोड़ देता है, क्योंकि बिजनेस को चाहता है वो एक्सपेंड करे। तो वो प्रॉफिट और जितना उसने लगाया वो, ये दोनों जो मिलाए, दोनों लायबिलिटीज जो होगी वही मेरी क्या करेंगे, इंटरनल लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज यहाँ किसका होता है, इंटरप्राइजेस होता है, ऑनर का नहीं होता। इंटरप्राइजेस मीन बिजनेस की लायबिलिटीज किसके अगेंस्ट है, हमारे ऑनर्स के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग इसके नाम से इंटरनल लायबिलिटीज। और हमारा एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होता है, बिजनेस की लायबिलिटीज किसके अगेंस्ट है, आउटसाइडर। मीन्स इससे नहीं मतलब है, इसकी लायबिलिटीज है आउटसाइडरों से, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज के नाम जानते हैं। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को बेटा हम लोग अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ पे ऑफ, हम लोग जो कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू टाइम के बेस पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मतलब समझते बेटा, किसी भी चीज को कट करना होगा। कट का क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है, क्लासिफाइड करना, चीजों को बांटना। अब बांटा जाता है तो उसके पीछे कोई चीजों का बेस होता है। जैसे ये पेन है बेटा, इस पेन को अगर आप कट करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। जैसे ये मेरे है ना पाम, हथेली पे रखकर मैं इसको कट कर रहा हूँ, इसको अगर ऐसे छोड़ के अगर कट किया जाए बिना बेस के तो ये पॉसिबल है कटिंग नहीं। तो वही क्लासिफिकेशन जो होता है, बांटा जाएगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। तो इसको किसके बेस पे बांटा गया, टाइम के बेस पे। टाइम के बेस का मतलब कि जिस लायबिलिटीज को पे ऑफ विद इन द अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसी के बीच में लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स को अपने मेंटेन करते हैं। अब किसी बिजनेस को ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे का सारा रीजन मैं अभी अकाउंटिंग जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें मैं इसके बारे में बताऊंगा। बेटा देखो, करंट लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, जिस लायबिलिटीज का पे ऑफ पीरियड जो होता है वो क्या हो, विद इन 1 ईयर होगा, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, करंट लायबिलिटीज के नाम जानते हैं। और नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है बेटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं,
बियॉन्ड द अकाउंटिंग ईयर जाके पे ऑफ करते हैं, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, है नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब जैसे करेंट लायबिलिटीज क्या, किसी से आपने क्रेडिटर से क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे अगर हमने गुड्स को परचेज किया तो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। बट हम लोग क्या किए, लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर 4 ईयर के लिए लोन टेकन की, तो वो क्या कहलाएगा हमारा नॉन करेंट लायबिलिटीज कहलाएगा। दैट इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब बेटा हम लोग नए नए टॉपिक पे आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा था रेवेन्यू, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा इनकम, चौथा प्रॉफिट, पांचवा गेन। ये इतना मोस्ट है कि रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन, आपको प्रॉफिट और गेन एक तरीके से लगेगा, इनकम और रेवेन्यू करीब करीब एक जैसे लगेंगे, मतलब आपको कोई वर्ड को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, लगेगा एक जैसा ही है। मैंने रेवेन्यू बताया, इट इज अमाउंट रिसीव एंड रिसीवेबल बाय इंटरप्राइजेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब यहाँ पे आपको सेंस ये आया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब बेटा कि हम लोगों को कोई भी चीजें, कोई भी अमाउंट क्या हो, रिसीव हो या रिसीव होना होगा। किसको, किसी भी इंटरप्राइजेस को कोई भी अमाउंट रिसीव हो जाए या रिसीव होने वाला हो, मीन्स कैश एंड में जब भी यहाँ पे कैश इनफ्लो, इनफ्लो की मीन्स इंटरप्राइजेस में पैसा आए, आज पैसा प्राप्त हो जाए या प्राप्त होने वाला रहता है किसी भी इंटरप्राइजेस को, और किससे, इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलो या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के नाम से इसको जान सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बोलो, या तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा, और ये किस नेचर का होना चाहिए आपका, रेगुलर नेचर का होना चाहिए। रेगुलर नेचर का मतलब बोलो तो बेटा डे टू डे एक्टिविटीज कैसी होनी चाहिए बेटा, डे टू डे होनी चाहिए। तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, रेवेन्यू के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं बेटा हम लोग, रेवेन्यू के नाम से। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि कोई भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, वो ऑपरेशन दिन प्रतिदिन करना चाहिए, वही आपका मेन बिजनेस होना चाहिए। जैसे मेरा एक बुक स्टॉल का शॉप है, तो बुक को सेल करने से जितना भी इनकम मुझे मिलेगा वह सारा इनकम मेरा क्या कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू। सपोज करो एक बुक मैं ले आया और बुक को अगर मैं सेल करता हूँ, ये बुक समझ लो आप मेरे पास बुक है, इस बुक को मैंने सेल किया 500 में, तो अब ये जो हुआ बेटा 500 रुपीज जो मुझे मिला वो मेरा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू। सपोज करो मैं कार की सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, कार रेंट पे हायरिंग पे चलाता हूँ, तो एक कस्टमर आया, मेरा पर डे का ही काम है, एक कस्टमर आया आज 500 पे दिया, कुछ गया दूर तक 2-3 घंटा रहा, फिर ऐसे ही मीन्स पूरे। और ये कैसा होता है रेवेन्यू, हम लोग पूरी अकाउंटिंग ईयर में अक्सर लेके चलते हैं कि मुझे कितना मिला, उसी को लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, रेवेन्यू के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, रेवेन्यू। रेवेन्यू पर्टिकुलर एक ट्रांजेक्शन भी हो सकता है, मेनी ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। तो यही बात है कि सर्विस रेंडर्ड करने से जो पैसा मिला वो पैसा, उसमें से भी कुछ चीजें माइनस नहीं, टोटल जितना अमाउंट रिसीव हुआ वो अमाउंट हमारा हमें क्या कहलाएगा, रेवेन्यू। इस बुक को सेल करने से जो टोटल पैसा मिला 500, वो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, रेवेन्यू कहलाएगा। तो अब बात सुना गया, इट इज अमाउंट रिसीव या रिसीवेबल, पैसा तुरंत मिल जाए या बाद मिलने वाला रहे, दोनों चीजें उधार रहेगा तो भी हम लोग उसको किसके नाम, रिसीव एंड रिसीवेबल बाय इंटरप्राइजेस। किसके द्वारा, इंटरप्राइजेस के द्वारा कोई भी पैसा रिसीव किया गया या रिसीव कर होने वाला होगा, और किससे, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस से, वो या बोल सकते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई भी पैसा मिलेगा उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, रेवेन्यू के नाम जानते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बेटा एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है इट इज अ कॉस्ट इनकर्ड। कॉस्ट इनकर्ड का मतलब कि कॉस्ट इनकर्ड मतलब आया गया फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। कि अब हमने क्या बताया था आपको कि इस बुक को 500 रुपए में बेचा गया, तो इस बुक को कितने में खरीद के लाया गया, इसमें क्या कास्ट लगा, इसमें क्या कास्ट लगा, इसको लाने के लिए जो खर्च लगे, जिस जगह शॉप में रखा गया, शॉप में सेल करने तक के सारे खर्चे इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। जब तक सेल किया गया तो इस बुक को, सपोज करो ये बुक लाया गया कितने का बेटा, हम लोग बोल सकते हैं, सपोज करो बुक लाए कितने, 300 से मार्केट में, फिर उसके बाद इसमें आने का फ्रेट आपके साथ में जुड़ गया कितना, 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या हो गया बेटा,
फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट, ये सारी चीजें इसमें जुड़ गई। साथ साथ कुछ दिन स्टोर करके रखा गया, सेलिंग वगैरह में भी कितना पैसा लग गया, 20 रुपीज। तो टोटल हमने एक्सपेंस कितना किया, 370। मीन्स की बोल सकते हो बेटा इसमें क्या क्या चाहता है, परचेज ऑफ बुक प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब कि ऑर्डर करके गए, ले आने में जो कॉस्ट लगा वो कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। इस बुक को सेल करके करने के समय तक रखने का जो कॉस्ट पड़ा वो सारा कॉस्ट हम लोग क्या करेंगे, इस बुक में ऐड कर देंगे। उसी को हम लोग इसके नाम जानते हैं एक्सपेंस। इट इज ए कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अब जब ये हमने बुक ले आके बुक स्टॉल में रखा, कस्टमर का वेट किया, तभी तो कस्टमर लेके गया। अब कस्टमर कितने ले गया बेटा, 500 में। कितने ले गया, 500 में। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, कि वो 500 हमारा रेवेन्यू कहलाएगा, और जो ये पूरी बुक में 370 मेरा क्या कहलाएगा बेटा, कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कॉस्ट कहलाएगा। अब बेटा एक चीज आप ध्यान देना कि जो एक्सपेंस होते हैं वो किसके किसके लिए होता है, कैश पेमेंट कर सको, अगर आप कोई पर्सन को रखे हो तो सैलरी दोगे, रेंट का दोगे, लाइट का दोगे, इलेक्ट्रिसिटी का फिर करोगे, फिर उसके बाद आप हो सकता है वाटर की सप्लाई के लिए पैसा दे सकते हो, फिर गोडाउन का दे सकते हो, मतलब हर चीज का आप पैसा पे आउट कर दो। फिर रिटर्न ऑफ द पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कुछ प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, मशीन यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, और आप क्या कर सकते हो, डेस्क को यूज कर रहे हो। और तो ये सारी चीजों को जब यूज करोगे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ न कुछ कम होती रहती है। तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू को डेप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वियर एंड टीयर से, डैमेज होने से, स्क्रैच पड़ने से, इससे क्या होती है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसेट्स होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो बुक में से ही तो उस पैसे को भी हम लोग क्या करते हैं, वसूलते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना ना कभी, मॉल वाले लाइट का, पानी का सब देते हैं, सब उसी प्रोडक्ट में जुड़ा रहता है। तो ये रियल थिंग है बेटा, ये जुड़ेगा नहीं तो क्या अपने पास से लाएगा। तो वो सारे भी कॉस्ट इसमें जुड़ती रहते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितने का ये बिका, उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब कि कितने का ये मार्केट में बिक गया, उसकी प्राइस पे आता है। फिर डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, कुछ एसेट्स ऐसे होती हैं कि जैसे अभी पड़ी हुई है लेकिन उसको कहा गया कि नहीं अब ये मार्केट में चल नहीं पाएगा, इसको हटाओ, इसको यहाँ से वार्डरोब हटा दो, फिर या बुक जो हमारा क्या काउंटर है उस काउंटर को हटा दो, नए मॉडल का काउंटर लगेगा। इन सब पर्पज के लिए भी कुछ हमको पैसा लगाया जाता है। वो जो हमारा काउंटर पुराना था हटाया गया तो उसकी वैल्यू जो डिक्लाइन कर देगा, रोक दिया गया, जो पैसा मेरा कभी मिला नहीं, वो सारा इस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही बनाया गया था, उस बुक को सेल करने के लिए ही किया गया था। और सारे जितने भी एक्सपेंस आएंगे उसको हम लोग इसका नाम है एक्सपेंस। एक्सपेंस बेटा 2 टाइप्स के होते हैं। एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक मेरा क्या था डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा मेरा क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब देखो बेटा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है कि जो कि क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। मीन्स कि ये अफेक्टेड करता है डायरेक्टली, किसको, गुड्स को अफेक्ट करता है। गुड्स का मतलब कि जैसे ये मेरी बुक थी, अब इस उसकी वजह से इस बुक की कॉस्ट प्राइस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, अफेक्ट करता है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि वो हम लोग चाह के भी रोक नहीं सकते। उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जैसे आपने कहीं से भी ये बुक परचेज किया और आपके बुक परचेज करने से लेकर आपके शॉप तक बुक आएगी। मीन्स कि आप जो बड़ा सा सपोज करिए ये आपका बड़ा सा बुक, जहां पे बुक की जो लाइब्रेरी थी, कहाँ था बेटा, ये बुक की लाइब्रेरी है। कौन है, बुक लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी है। बुक लाइब्रेरी से आपका ये शॉप है, इस शॉप तक बुक यहाँ परचेज तुमने किया कितने में, 300 में। यहाँ बुक कितने का परचेज किया बेटा, 300 में। बट आपका इस बुक लाइब्रेरी से आपके शॉप तक आने में जो भी कॉस्ट इनकर्ड होगा, शॉप तक आके, शॉप तक मैंने बोला ना, बुक लाइब्रेरी से जहां से परचेज किए हो वहां से खरीदने से लेकर आपके यहाँ लाइब्रेरी में आपके शॉप पे लाके रखने तक के बीच के जितने भी एक्सपेंस होंगे वह सारे एक्सपेंस हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम लोग किसके नाम जानते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस।
ये क्या होता है, जैसे इसमें आपका लेबर चार्ज आएगा, फ्रेट आएगा, करेंट इनवर्ट आएगा, ये सारे एक्सपेंस हमारे क्या कहलाते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। मीन्स कि जो अफेक्ट कर सकता है, किसको, बुक को अफेक्ट कर सकता है, गुड्स को अफेक्ट कर सकता है। जैसे अगर मान लो आपने फ्रेट नहीं दिया तो कौन वहां से सामान ले गए, कैरी मतलब कि आने का भाड़ा नहीं दिया, बुक को उतरवा के गोडाउन में रखने का चार्ज नहीं दिए, तो इसके बीच में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, आप ट्राई हुआ, फिर उसके बाद बीच में इंपोर्ट ड्यूटी हुआ, ये सब चीजें अगर आप नहीं दोगे, अगर विदेश से आपके फॉरेन से भी अगर प्रोडक्ट आते होंगे तो मीन्स बुक जहां से गुड्स आपने परचेज किया वहां से लेके आपके गोडाउन तक के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे एक्सपेंस आपके क्या कहलाएंगे बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद गोडाउन में रखने से लेकर और जब तक आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को, किसको बेटा, कस्टमर को सेल करते हो, इसके बीच के जितने भी इस पे एक्सपेंस होंगे और वो सारे एक्सपेंस हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, इन डायरेक्ट एक्सपेंस। वो मेरे सारे एक्सपेंस कौन से कहलाएंगे बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस का समझाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट इनकर्ड, अब डायरेक्ट इट इज कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स, कहां से, फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स टू स्टोर्ड इन गोडाउन, कहां तक, कि जहां तक हम लोग गोडाउन में स्टोर करते हैं, उसके बीच के जितने भी कॉस्ट आते हैं वो सारे कॉस्ट किसके नाम से जाने जाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस। गोडाउन से लेकर कस्टमर को सेल करने तक के बीच के जितने भी कॉस्ट होते हैं वो सारे हमारे कॉस्ट क्या कहलाएंगे बेटा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रेगुलर बेसिस पे नहीं होते हैं और कुछ होते नहीं है बेटा, दोनों। इसमें कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन भी आते हैं, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को, अकाउंट्स को मैनेज करने के पर्पज से भी किए जाते हैं, वो सारे भी एक्सपेंस आ सकते हैं। इसमें एक्सपेंस कौन कौन से आ सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, जस्ट लाइक आप देखो ओवरहेड, इसमें आपके आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस मैनेजमेंट के सारे खर्चे आते हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे, सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस आएंगे। ये सारे एक्सपेंस आपके जो होते हैं बेटा वो किससे कहलाते हैं, एडवर्टीजमेंट से एक्सपेंस आएंगे। ये सारे एक्सपेंस जो होते हैं जो इस बुक को इफेक्टिव प्राइस पे नहीं करते हैं, लेकिन ये पूरा इंटरप्राइजेस के पर्पज से लिए किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से हम जानते हैं। इसके नाम से होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंस दोनों को मिला देते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। अब देखो बेटा क्या होता है इनकम। इनकम क्या होता है, इट इज ए पार्ट, इट इज ए प्रॉफिट, पार्ट नहीं बेटा, इट इज ए प्रॉफिट अर्नेड ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग पीरियड। क्या कहता है, प्रॉफिट अर्न किया किसमें, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। पीरियड की बात क्या होता है, टाइम का नहीं। टाइम क्या होता है, कोई सर्टेन होता है, टाइम का एक फिक्स टाइम होता है, एक फिक्स होता है, फिक्स कोई पॉइंट को इंडिकेट करता है। टाइम किसको, किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है, बट पीरियड जो होता है वो एक पूरी लाइन को इंडिकेट करता है। पॉइंट जो होता है बेटा वो टाइम इंडिकेट करता है, पूरी लाइन किसको इंडिकेट करता है, पीरियड को। मीन्स की मैंने बात यहाँ होता है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड आपका कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। मीन्स तो यही यहाँ होता है इनकम को इट इज यहाँ पे बेटा इट इज प्रॉफिट अर्नेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये जो प्रॉफिट आया वो किससे आया, हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब कि जो आप काम रेगुलर बेसिस पे करते हैं उससे प्रॉफिट आए, या इनरेगुलर बेसिस नेचर के जो एक्टिविटीज है उससे प्रॉफिट हो जाए। मीन्स कि हमको बुक बेचने से प्रॉफिट हो जाए तो वो मेरा क्या है, रेगुलर एक्टिविटी। मैं बुक का सेलर हूँ, बुक का सेल करता हूँ। बट मैंने क्या किया, आप आए सर मुझे पेमेंट चाहिए, थोड़ा 500 रुपए काम है, 2 महीने बाद दे देंगे। तो हम कहे नहीं बेटा 5% इंटरेस्ट पे आपको देता हूँ। जो आपको 5% इंटरेस्ट का पैसा मिला वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा, वो हमारी कोई रेगुलर तो है नहीं, कभी कभी आते हो तुम, या कभी कभी कोई आता है इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे हमने पैसा कमा लिया, या हमने किसी को ज्यादा बुक दिला दिया उस पर 5% कमीशन ले लिया, या मैंने क्या किया किसी के लैंड को दूसरे से भिजवा दिया उस पर 2-4-10 हजार रुपया मिल गया। तो मतलब टोटल तो मेरे पास इनकम आया ना, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बुक के बिजनेस हमको जो प्रॉफिट हुआ वो मेरा, और प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब
कि लोन पे जो ब्याज पे पैसा देने से मुझे इंटरेस्ट मिला वो पैसा, लैंड को सेल करने में जो पैसा मिला वो पैसा, ये सब टोटल जो ऐड कर देंगे तो मेरा क्या कहलाएगा, इनकम। मेरा क्या कहलाएगा, इनकम। तो इनकम इज अ बॉर्डर टर्म देन द प्रॉफिट। प्रॉफिट से ये क्या होता है बेटा, इसका बॉर्डर टर्म होता है। तो रेवेन्यू मेरी कितनी थी, आप जानते हो रेवेन्यू मेरी कितनी थी बेटा, 500। रेवेन्यू मेरी कितनी थी बेटा, 500। आपको लग रहा है रेवेन्यू मेरी कितनी थी बेटा, 500। और एक्सपेंस मेरा कितना आया यहाँ पे, ये टोटल 370। तो अब जो बेटा मेरा यहाँ पे आएगा, तो अब रेवेन्यू मेरा केवल इतना ही नहीं हुआ, 500 तो मुझे बुक से मिला, मैंने बताया। इंटरेस्ट से कितना मिल गया, 500 इंटरेस्ट से मिल गया। और लैंड को सेल करने से मुझे कितना मिला, 2000 मिल गया। लैंड से सेल करने पे 2000, 500 बुक का, 500 इंटरेस्ट का, मिला टोटल कितना मिल गया, 3000। कितना मिल गया बेटा, 3000। अब इन सब में मेरा लगा कितना पैसा, 370। तो मुझे जो बेनिफिट हुआ बेटा वो कितना हुआ, 2630। कितना हो गया बेटा, 2630। तो ये जो मेरा आया वो मेरा क्या है, इनकम। अब देखो आपको लगा इनकम तो इतना कैसे हो गया, अब देखो बेटा वही मैंने टर्म्स लिखा है, प्रॉफिट। इट मीन्स इनकम अर्नेड। अब देखो यहां मैंने इट इज प्रॉफिट अर्नेड, यहां लिखा हुआ इट मीन्स इनकम अर्नेड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो बेटा यहां पे जो होगा वो प्रॉफिट का एक फार्मूला तुम लिख सकते हो। अब यहां पे प्रॉफिट का फार्मूला तुम क्या लिखो बेटा, प्रॉफिट इक्वल क्या होगा, यहां लिखोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस एक्सपेंस। अब देखो बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कितना मिला था आपको, 500। और एक्सपेंस आपने कितना किया था, 370। तो आपका जो आया बेटा यहाँ पे कितना, 130। ये क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ 2630 प्रॉफिट हुआ था, कितना हुआ था, 2630। और यहाँ पे आया कितना, 130। अब ये 3 पार्ट में डिवाइड है, ये प्रॉफिट, ये तीसरे, ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। क्योंकि मेरा जो बिजनेस है उस बिजनेस से जो आया उसको हम लोग प्रॉफिट कहेंगे। अब देखो बेटा इसमें 2000 किसका मिल गया, लैंड का कमीशन जो मिला था, 500 हमको किस चीज का मिला था, इंटरेस्ट। ये मेरा क्या होता है बेटा, ये बिजनेस में कब कब करता हूँ, ओकेशनली कभी कभी करता हूँ, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, मेरे बिजनेस का मेन रोल नहीं है। लेकिन जो ये मिला है बेटा यहाँ पे 130, ये मेरा किससे आया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया है। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये दोनों मेरा क्या है बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैंने बताया था इनकम में क्या होता है, इनकम प्रॉफिट को ही बोलते हैं ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के दोनों के प्रॉफिट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो मेरा जो आता है उसको हम लोग किसके नाम जाते हैं, इनकम। और प्रॉफिट क्या होता है, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को ये शामिल करता है, उसी को हम लोग किसके नाम जाते हैं, प्रॉफिट के नाम जाते हैं। प्रॉफिट में क्या होता है, ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। इनकम में क्या होता है, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग। तो यहाँ फार्मूला हो गया, प्रॉफिट इक्वल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोल सकते हो, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस एक्सपेंस करेंगे तो तुम्हारा प्रॉफिट आएगा। और इनकम क्या आता है, रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब हो गया ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग दोनों, और माइनस एक्सपेंस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, इनकम आएगा। अब बात क्लियर हुई, आपको रेवेन्यू का मतलब समझ आएगा। रेवेन्यू मतलब कि जो टोटल बुक की वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम लोग इसके नाम जानेंगे। जो टोटल पैसा रिसीव इन कैश होगा या रिसीव होना वाला बाकी होगा तो उसी हम लोग इसके नाम रेवेन्यू के नाम जानेंगे। और बट ये कैसे होना चाहिए, ओनली 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 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ हो। तो उसके बाद हमारा दूसरा क्या था बेटा, हम लोग दूसरा क्या था, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या था, कोई भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ हो इस रेवेन्यू को कमाने के लिए, वो सारी चीजें होती है। इनकम क्या होता है, रेवेन्यू में से हम लोग एक्सपेंस को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारा जो आता है इनकम। और इनकम क्या होता है बेटा, इनकम ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एक्टिविटीज से जो भी प्रॉफिट आया दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल के आता है, इनकम होता है। और इनकम टर्म जो होता है वो प्रॉफिट से क्या होता है, बड़ा होता है। अब देखो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मतलब इनकम जो होता है अर्न किया गया होगा किससे, बिजनेस से, फ्रॉम कौन से एक्टिविटी से, फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, प्रॉफिट के नाम जानते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या होता है बेटा, गेन। गेन क्या होता है, अब देखो बात एक शब्द है, अब वर्ड आ गया गेन। गेन गेन मतलब क्या होता है बेटा,
कि गेन का मतलब क्या होता है, इट इज द इंक्रीज, ये इससे क्या होता है, इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी का मतलब कि ऑनर की जो प्रॉपर्टी है, जो ऑनर की प्राइस है, इक्विटी मतलब एक बोलो तो क्योंकि बेटा हम लोग बोलते हैं जो उसकी प्रॉपर्टी है, बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए। जैसे बिजनेस में मान लो 1 लाख रुपया हमने लगाया, इंट्रोड्यूस किया, कितना लगाया, 1 लाख हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, और मेरी बिजनेस में अब मैं हिसाब कर रहा हूँ टोटल, तो प्लस माइनस करने के बाद आज 1,10,000 है, तो मेरी प्रॉपर्टी जो हो गई वो क्या हो गई, 10,000 से बढ़ गई। बट वो किसकी वजह से बढ़ी, वो किसकी वजह से बढ़ी, सपोज करो सिंपल सी बात है, हम लोग बात करते हैं बेटा, इसको ध्यान से सुनना। हमने बिजनेस में, हमारा ये जो बिजनेस था, हमने बिजनेस में कितना लगाया था, 1 लाख। सारी एक्टिविटीज मैंने जो बताया, उसके बाद मेरी बिजनेस की जो प्राइस आ गई वो कितना गई, 1,02,630। ये मेरा क्या आ गया, अब क्यों, क्योंकि आप जान ही रहे हो ये प्रॉफिट कितना है, 2,630। ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट। ये मेरा क्या बेटा, प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट आया बेटा हमें, वो जो मेरा प्रॉफिट आया वो तो क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, तो ये हम लोग प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज में पता करेंगे। लेकिन गेन कब कहेंगे, ओकेजनली, कभी भी, इंसिडेंटली कभी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाए। और कैसे बढ़ती है, इन मार्केट प्राइस की वजह से। जैसे क्या हो जाए, वैल्यू इंक्रीज इन लैंड, या वैल्यू इंक्रीज इन मशीन्स, मशीन्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज कर जाए कंपेयर टू पिछले ईयर के अकॉर्डिंग। इस ईयर में हमने पिछले साल खरीदा था, उसकी वैल्यू कम थी, आज हमारे यहाँ पे सारा मार्केट कंडीशन अच्छा हुआ, मेरे लैंड की, मेरे बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गेन। और गेन वर्ड किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, जनरली हम लोग प्रॉपर्टी के लिए यूज करते हैं। मीन्स देखो, इट इज द इंक्रीज इन ऑनर इक्विटी रिजल्टिंग, इक्विटी इंक्रीज हो गया, मीन्स उसकी इक्विटी का मतलब मैंने कहा था कैपिटल, इंक्रीज होगा रिजल्टिंग फ्रॉम अदर देन डे टू डे एक्टिविटीज, जो तुम डेली काम करते हो उसके अलावा किसी एक्टिविटीज की वजह से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हुई हो, इंक्रीज। ये 2,660 जो हुआ था वो रेगुलर एक्टिविटीज करते थे उसके वजह से हुआ था, तो इसको हम लोग गेन के नाम से नहीं जानेंगे। बट अचानक मेरे इसी में एक लैंड था, उसकी प्राइस 10,000 थी, अब उसकी प्राइस कितनी होगी बेटा, 12,000। तो जो 2,000 से इंक्रीज हुआ, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, गेन ऑन या गेन ऑफ लैंड प्राइज। अब यहाँ लैंड की प्राइस होगी क्या होगी, 2,000 से इंक्रीज हो गई। तो इंक्रीज का मतलब, बट ये जो होती है इन रेगुलर एक्टिविटीज होती है, इन रेगुलर एक्टिविटीज रेगुलरली नहीं बढ़ते हैं, ओकेजनली कभी न कभी ये बिजनेस की प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा, गेन के नाम से। प्रॉपर्टी की वैल्यू जब इंक्रीज होगी तो उसको हम लोग किसके नाम जानेंगे बेटा, गेन के नाम से जानेंगे। ठीक बेटा, ऐसे ही हमारा क्या होता है, एक लॉस आता है। लॉस क्या होता है बेटा, लॉस कब आएगा, जब मेरा एक्सपेंस ज्यादा हो और रेवेन्यू कम होगा, तो हम लोग उसको किसके नाम से जानेंगे बेटा। और लॉस क्या होता है, लॉस इज इनकर्ड फ्रॉम एक्सेस, बोल सकते फ्रॉम एक्सेस एक्सपेंस ओवर रेवेन्यू। एक्सपेंस मेरा ज्यादा हो जाए, रेवेन्यू कम हो जाए, मीन्स मेरी बुक की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 370, और मैं मार्केट में इसको बेच पाऊँ 330 में, तो इस कंडीशन में एक्सपेंस ज्यादा हो गया और मेरी बस रेवेन्यू कितनी आई, 330 आया, तो वो जो मेरा आया वो क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, लॉस कहलाएगा। इस तरीके से आज लायबिलिटीज, रेवेन्यू, एक्सपेंस, इनकम और प्रॉफिट हमने सब कुछ देखा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, बाय बाय।